ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार से निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आज हम भारत की दो ऐसी ही शक्तिशाली संस्थाओं को समझने वाले हैं जिन्हें इसी काम के लिए बनाया गया था, लोकपाल और लोकायुक्त। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन संस्थाओं की जरूरत पड़ी ही क्यों। इन्हें उस मूल समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है जो किसी भी शासन की नींव को, आप कह सकते हैं, अंदर से खोखला कर देती है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? जब आरोप उन्हीं लोगों पर लगें जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत है, तो एक निष्पक्ष जांच कैसे हो, उन्हें जवाबदेह कैसे ठहराया जाए? तो इस सवाल का भारत ने जवाब दिया इन दो संस्थाओं के जरिए, लोकपाल जो कि नेशनल लेवल पर है और लोकायुक्त जो कि स्टेट लेवल पर है। इन्हें ओम्बुड्समैन भी कहते हैं, मतलब एक ऐसा वॉचडॉग, एक ऐसा प्रहरी जो जनता की तरफ से सत्ता पर नजर रखता है। पर यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये जो समाधान आज हम देख रहे हैं ना, ये कोई रातों रात नहीं मिला। इसे एक कानून की शक्ल लेने में आधी सदी से भी ज्यादा का वक्त लग गया। चलिए इसके लंबे और मुश्किल सफर पर एक नजर डालते हैं। इसका इतिहास वाकई में बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, 1960 के दशक में इसका आइडिया आया। 1968 में पहला बिल लोकसभा से पास भी हुआ, लेकिन वो लैप्स हो गया। और ये एक दो बार नहीं, अगले 4 दशकों तक बार बार होता रहा। फिर कई कमीशन बने, उन्होंने सिफारिशें की, और फिर आया साल 2011, जब एक बहुत बड़े जन आंदोलन ने सरकार पर दबाव बनाया, जिसके बाद आखिरकार 2013 में ये कानून हकीकत बन पाया। तो ठीक है, कानून तो बन गया। चलिए अब जरा इस कानून के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर कहता क्या है और इसे असल में काम कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। लोकपाल काम करता है सेंटर के लिए, प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सब इसके दायरे में आते हैं। वहीं लोकायुक्त होता है राज्यों के लिए, जो मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के अधिकारियों के मामलों को देखता है। अब एक बड़ा सवाल कि लोकपाल को चुनता कौन है। देखिए, इसकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो काफी पावरफुल है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और सदस्यों में शामिल हैं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति की तरफ से चुने गए एक जाने माने कानून के जानकार। मकसद यही था कि पूरी प्रक्रिया बैलेंस्ड और निष्पक्ष रहे। अच्छा, इस कानून में कुछ काफी मजबूत चीजें भी डाली गई हैं, जैसे लोकपाल में एक चेयरपर्सन और 8 तक सदस्य हो सकते हैं। इसमें सोशल डाइवर्सिटी का भी ख्याल रखा गया है आरक्षण के जरिए। इसका दायरा ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के सभी सरकारी कर्मचारियों पर है। और सबसे बड़ी बात, ये अपने भेजे हुए केस में सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को सीधे निर्देश दे सकता है। तो कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन असलियत क्या है? जमीन पर इसके लागू होने में क्या-क्या चुनौतियां सामने आईं? आइए अब जरा इसकी पड़ताल करते हैं। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। कानून बना 2013 में, लेकिन पहले लोकपाल को अपॉइंट करते करते 6 साल लग गए। 2019 आ गया। ये देरी अपने आप में बताती है कि इसे लागू करने की शुरुआत ही कितनी मुश्किलों भरी रही। और ये सिर्फ सेंटर की कहानी नहीं है, राज्यों में तो हालत और भी धीरे चल रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये डेटा दिखाता है कि कई राज्यों ने तो अब तक अपने कानूनों को सेंट्रल एक्ट के हिसाब से बदला तक नहीं है, और बहुत ही कम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने सभी सदस्यों को अपॉइंट किया है। मतलब पूरे देश में इसे लागू करने का काम एक जैसा नहीं हुआ है। अब देखिए, इस कानून के अंदर ही कुछ ऐसी कमियां हैं जो इसकी पावर को कम कर देती हैं। जैसे कि ये पूरी तरह आज़ाद नहीं है। सरकार का असर इसके अपॉइंटमेंट्स और कामकाज पर रहता है। अगर कोई अपनी पहचान बताए बिना शिकायत करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। झूठी शिकायत पर भारी सजा का डर भी कई बार असली शिकायत करने वालों को रोक सकता है। और एक और बड़ी बात, ये खुद से कोई जांच शुरू नहीं कर सकता। इसे हमेशा एक शिकायत का इंतजार करना पड़ता है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच आगे का रास्ता क्या हो सकता है? इन संस्थाओं को वाकई में असरदार बनाने के लिए एक्सपर्ट्स क्या सुझाव देते हैं? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है असली आज़ादी। मतलब इसे पैसों के लिए और अपने कामकाज के लिए सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसे काम करने के लिए ज्यादा लोग और सही रिसोर्सेज मिलने चाहिए। प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और हाँ, ये भी याद रखना होगा कि सिर्फ लोकपाल से काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार से लड़ने वाली बाकी सभी संस्थाओं को भी मजबूत करना ही होगा। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक ताकतवर कानून बना देना एक बात है, लेकिन उस कानून को उसकी पूरी ताकत के साथ असल में जमीन पर उतारने के लिए, उसे सच में एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए?
ये वो सवाल है जिस पर